बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन की, मगर पाकिस्तानी इलेक्शन की नहीं। आज हम बात करेंगे अमेरिका के इलेक्शन की। आपको पता है, जब अमेरिका में इलेक्शन होता है, जो भी उनका नया प्रेसिडेंट आता है, वो अपनी नई पॉलिसीज लेके आता है। हम जैसे ममालिक में तो बात होती ना 100 डेज की, हम कुछ नहीं करते 100 डेज में कि हमारा सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता। मगर अमेरिकन सिस्टम में ये है गुंजाइश, क्योंकि उनका आने वाला प्रेसिडेंट पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर सकता है। तो उसकी उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो पूरी दुनिया के लिए उनका जहाँ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है या नेगेटिव होता है। हमने देखा कि जब लास्ट टाइम जो पॉलिसी चेंजेस आई तो पाकिस्तान पे कैसे इम्पैक्ट हुआ, दुनिया के दूसरे ममालिक में कैसे इम्पैक्ट हुआ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़रख पताफ़ी साहब। आप लोग उनको जानते होंगे एक सहाफ़ी के तौर पे, मगर मैं उनको जानता हूँ एक इंटेलेक्चुअल के तौर पे, कि जिनकी अमेरिका के सिस्टम पे बड़ी गहरी नज़र है। उनके सिस्टम को बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं, वहाँ क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनकी इकॉनमी किस तरह मूव कर रही है, उनकी पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है। तो इसलिए आज हमने उनको ज़हमत दी है कि हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमें और हमारे नाज़रीन को अमेरिकन इलेक्शन जो कि अभी 1 हफ्ते का दूरी पे है, उसके बारे में बताएं होता कैसा है। शुक्रिया पताफ़ी साहब, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि अमेरिकन सिस्टम का जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है जी वो कैसे होता है, यानी कि इसके स्टेजेस क्या हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील रामी। जब आप कह रहे थे कि सहाफ़ी के तौर पे नहीं, इंटेलेक्चुअल के तौर पे, तो मैं सोच रहा था कि आप कहने लगे कि दोस्त के तौर पे, वी आर फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल में दैट मैटर्स मोर देन एनीथिंग थैंक एल्स, यू। एंड यू आर लाइक अ यंगर ब्रदर आल्सो। अच्छा, अमेरिकन सिस्टम जो है, हर 4 साल के बाद जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का इंतखाब करते हैं, और उसके अंदर स्टेजेस आपने कहा, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है समझना कि अमेरिका की जो फेडरल सिस्टम है उसके अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, और पार्टियां भी हैं, लेकिन जो मेजर पार्टीज हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट्स, ये जो है ना मिला के डिसाइड करते हैं, या इनमें से एक बंदा मुल्क का सरबराह बनता है। अच्छा, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं। वो तकरीबन 1 साल पहले इलेक्शन से शुरू हो जाता है। इलेक्शन आपको पता होगा कि लीप के साल के अंदर होते हैं, और उस लीप के साल के अंदर जो नवंबर का पहला जो वो मंडे होता है, उसके बाद वाला ट्यूसडे जो होता है, उसके अंदर इलेक्शन होते हैं। तो उससे तकरीबन 1 साल पहले शुरू होता है प्रोसेस, और ग्रास रूट से मुख्तलिफ जगहों से जो है ना सपोर्ट बिल्ड होना शुरू होती है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की, और उन कैंडिडेट्स को नैरो करते करते एंड में जब उनका नेशनल कन्वेंशन होता है ईच पार्टी का, तो उसके अंदर एक कैंडिडेट जो है वो डिसाइड होता है, जो कि सदर के लिए उनका कैंडिडेट क्या बनता ये जो नेशनल का होता है, इनका कन्वेंशन है, होता है, कन्वेंशन। उससे पहले जो प्रोसेस हो रहा था कि लोकल लेवल पे, जी जी तो जो लोकल लेवल पे ज़रा वोट लेके आते हैं वही नॉमिनेट होके आते हैं नेशनल कन्वेंशन में? जी, असल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्राइमरी लेवल हो रहा होता है, और इसीलिए मैंने कहा कि प्राइमरीज के अंदर वोट होते हैं, कैंडिडेट्स आपने आइडेंटिफाई कर दिए, जिन्होंने अपना हैट इन द रिंग डालना है वो डाल दिया। उसके बाद जिसको ज़्यादा वोट मिलते रहेंगे, फिर उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसके अंदर डिबेट्स भी होती हैं, और कैंडिडेट्स का जो मैनिफेस्टो है, उनका प्रोग्राम है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म कहते हैं, जैसा मैनिफेस्टो कहते हैं, तो प्लेटफॉर्म भी वो अपना डिफाइन करते हैं। उसके बाद वोट होते होते एंड में जिसको सबसे ज़्यादा प्लेजेस मिलती है, जो कन्वेंशन में मिलती है, और वो बंदा जो है वो कैंडिडेट बन जाता है, ओके। राइट। और जब दोनों कैंडिडेट बन गए, उसके बाद फिर उनके आपस में डिबेट्स होती है। इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा अजीबोगरीब मामला हुआ, क्योंकि पहली जो डिबेट हुई वो सदर बाइडन और सदर ट्रंप के दरमियान हुई। उसके बाद डेमोक्रेट्स को जो है कोल्ड फीट हो गए, और उनको लगा कि जी हमारा जो कैंडिडेट है वो इतना बड़ा है कि वो सिठा गया और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने इतना ये प्रेशर ऐसे डाला। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। जी मैंने भी अभी कुछ इनके इलेक्शन को किया है जी फॉलो। जी तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है हमेशा जो पार्टी होती है रूलिंग वो उसको ही करती है। ये बड़ा अजीब जी हुआ इस दफा। नहीं, एक आध दफ़ा पहले मॉडर्न टाइम्स में हो चुका है, 1960s में हो चुका अच्छा। है। LBJ जो है वो, उन्होंने लिंडन जॉनसन जो थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि इज़ नॉट गोइंग टू रन, और ये वो साल है जिसके अंदर 60। नहीं, वो उन्होंने खुद डिसाइड किया था ना, जी पार्टी जी ने नहीं किया था। नहीं, यहाँ पे भी पार्टी ने नहीं किया। अगर पार्टी प्रेशर देती रहे और कुछ भी हो जाए, सदर जब तक खुद ना डिसाइड करे, उस वक्त तक कोई उसको हिला नहीं सकता, ठीक है। अच्छा। और इस दफ़ा फिर उन्होंने अलहदा हो गए।
उसके बाद कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कैंडिडेट के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट किया और ख्याल था कि एक ब्रोकर्ड कन्वेंशन होगा जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी ने इकट्ठे होकर उनको सपोर्ट किया और इन दी एंड शी बिकेम द नॉमिनी। और अब इस वक्त ये है कि जो अमेरिका के इलेक्टोरल सिस्टम को भी अब समझ लें आप कि उसके अंदर मुख्तलिफ रियासतें, अमेरिका की 50 रियासतें, और उनमें से कुछ रियासतें बहुत बड़ी हैं। मिसाल के तौर पे जो टेक्सास है वो पाकिस्तान के रकबे का 80% बनता है। इसी तरह अलास्का जो है वो पाकिस्तान की रकबे का डबल बनता है। कैलिफोर्निया इज ऑल्सो बिग प्लेस, आई एम श्योर यू हैव विजिटेड दैट एज वेल। तो उसके अंदर जो है मुख्तलिफ हर उसके अंदर इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस दिन ये नहीं होता कि आप वोट दे रहे हैं तो सीधा सीधा जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे वो कामयाब हो गया, बल्कि वो रियासतों में काउंट होता है। अगर कैलिफोर्निया के 50 सीटें वो हैं इलेक्टोरल वो मेंबर्स हैं, वोट्स हैं, तो इलेक्टोरल वोट जो हैं वो जिसके पास रियासत में मेजॉरिटी मिल गई वो जीत गया और फिर उसको 50 नंबर मिल गए। टोटल इलेक्टोरल वोट जो है वो हैं 538, उसमें से 270 जिसने हासिल कर लिए वो जीत गया। अब अमेरिका के अंदर कुछ रियासतें हैं जो कि जिनको ब्लू स्टेट कहा जाता है, जैसे कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, जहाँ पे डेमोक्रेट ही जीतते हैं ट्रेडिशनली, और कहा जाता है कि वो बहुत डीप जो है ना डेमोक्रेट स्टेट्स हैं। और बाकी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे पता है अलाबामा टाइप के, जिनको रूबी रेड कहते हैं, और रूबी रेड स्टेट्स के अंदर जो है वो रिपब्लिकन जीतते हैं। अब रह गई बात उन स्टेट्स की जिसके अंदर कोई ना कोई स्विंग होता है, कभी एक साइड पे जाते हैं, कभी किसी साइड पे जाते हैं। पेंसिल्वेनिया है, इस तरह से बहुत सारी और रियासतें। तो लास्ट टाइम इलेक्शन में पेन स्टेट या पेंसिल्वेनिया ने डिसाइड किया था कि बाइडेन जीत गए और ट्रंप हार गए। अगर 270 ना मिल सकें तो देन यू हैव लॉस्ट। अब मज़ेदार बात यह है कि आमतौर पे अमेरिका के इलेक्शन के अंदर अगर कोई कैंडिडेट एक दफ़ा हार जाए तो वो दोबारा रन नहीं करता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बिल्कुल ही नई किस्म की अछूती चीज़ है। उनकी अपने सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसकी वजह से उन्होंने पिछले दफ़ा हारने के बाद फिर से रन किया, बल्कि अपने प्राइमरी प्रोसेस में काम बिल्कुल उसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं किया, फिर भी हर इलेक्शन में वो जीतते गए और अब वो रिपब्लिकन कैंडिडेट है। ये तो होगी इनकी बात जो कि कैंडिडेट्स आ गया अब हमारे पास। तो इनकी एक डिबेट भी 1-2 हो चुकी हैं। इनकी एक डिबेट हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब मैं और डिबेट नहीं करूँगा। ही कैंडिडेट से या नहीं थे, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके ज़हन में जो आता है, क्योंकि वो भी एक पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पे इमर्ज हुए हैं कि जो कि बाकी ममालिक में देखते हैं वो भी पॉपुलिस्ट है। उनकी सपोर्ट जिधर वो कहते हैं, सुबह को कहते हैं इधर हैं तो सुबह सारे इधर होते हैं, शाम को कहते हैं इधर हो जाते हैं। अच्छा, अब 2-3 और चीज़ें बड़ी अहम जो कि हम इस पर बात करेंगे। आपने स्विंग स्टेट्स की बात की, इस दफ़ा वहाँ पर एक चीज़ आ रही है जो भी लास्ट फ्यू डेज में बड़ी हुई है। वो कहते हैं जी स्विंग स्टेट्स में गवर्नमेंट ने जो कि इलीगल माइग्रेंट से, इमिग्रेंट से, उनको ना लीगलाइज करना शुरू कर दे फॉर वोट। इसमें क्या हकीकत है? देखें, अमेरिका के अंदर ये जो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट है वो तो है ही है। डोनाल्ड ट्रंप उसी की बुनियाद पे पहले जीत के आए थे। बहुत सारे लोगों को 2016 में नहीं पता कि वन ऑफ हिज नारा कह लें, उनको उनका यह स्लोगन कह लें, वो था कि मुस्लिम्स जितने भी आ रहे हैं अमेरिका के अंदर उनको बैन कर देंगे, उनको नहीं आने देंगे। बाद में फिर वही हुआ कि वो 7 रियासतों पे बात आ गई और बाकी मुसलमान मुल्कों के ऊपर नहीं हुआ ये मामला। लेकिन उसके साथ साथ जो इमिग्रेशन का, ख़ासतौर पे इनका जो साउदर्न बॉर्डर है जो मैक्सिको के साथ लगता है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि वहाँ से बहुत सारे लोग अंदर घुसपैठी हैं जो आ जाते हैं, और वो लगातार आ रहे हैं और मिलियंस के नंबर में आ रहे हैं। उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्लेम ये भी किया कि वो जो है लोगों के आके पेट्स खा रहे हैं, जो कि उनके जानवर होते हैं, किसी को कुत्ता खा जाते हैं, किसी की बिल्ली खा जाते हैं, राइट। तो इस तरह की बातें जो है, लास्ट टाइम इन्होंने दीवार भी बनाने की कोशिश की। इन्होंने दीवार बनाने का वादा किया था और फिर कहा था कि मैक्सिको उसको पे करेगा, लेकिन बाद में मैक्सिको ने तो कोई नहीं किया। उसके बाद जो है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद उनकी हुकूमत चली गई बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस, और फिर इट इज़ इनकम्प्लीट। अभी है अच्छी खासी बड़े रकबे पे है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। अच्छा, तो मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। तो इन लोगों का क्लेम है कि जो है बहुत सारी
ऐसे लोगों को डेमोक्रेट्स वो वोटिंग राइट दे रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी रियासतों में वोटिंग राइट के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और उनके ज़रिए से वो जो है ना स्विंग कराएंगे इलेक्शन को। ये झूठ है। जॉन ऑलिवर कॉमेडियन है, लेकिन बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल दिखाई है कि पिछले पिछले 50 साल में 100 से ज़्यादा जो है ना, या 200 से ज़्यादा ऐसे केसेस नहीं आए। ठीक। अब ये बेसिकली डॉग वेसल है। ये डॉग वेसल किसके लिए? जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो लतीनो कम्युनिटी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग वल्नरेबल होते हैं, और वल्नरेबल इस तरह से कि किसी पे कोई केस बना हुआ है, किसी के खिलाफ कोई ना कोई इंक्वायरी चल रही है, तो उनको डराने के लिए कि ये वोट के दिन आए ना, बिकॉज दे आर डेमोक्रेट्स, राइट। तो उसके लिए ये मुख्तलिफ किस्म की कहानी है कि जी एक शनाख्ती अलामत लेकर आओ, कोई दस्तावेज लेकर आओ, दस्तावेज दिखाओ। उनका शनाख्ती कार्ड नहीं होता, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइब्रेरी कार्ड या कुछ और चीज़। और उसके साथ साथ ये कि आप जो है रजिस्टर्ड वोटर हों, जो कि होते हैं, लेकिन बहरहाल उन पे इतना प्रेशर डालो कि वो इलेक्शन में ना आए। डेमोक्रेट्स ने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि बैलेट के ज़रिए, पोस्टल बैलेट के ज़रिए बहुत सारे लोग करते हैं पोस्ट अपने वोट को। उससे ये होता है कि उनको डर नहीं रहता कि उनको कोई पकड़ लेगा। चलिए, शुक्रिया। अच्छा, अब एक और बात पे करते हैं। हमने जब 2000 अपने पिछले इलेक्शंस की बात की, अभी जो रिसेंट जिसमें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हार भी गए थे, हम देखा कि इनमें जो कि इन्वॉल्वमेंट जो फंड्स की है, जब पैसे की, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ एस्टिमेट बता रहे थे कि प्रेसिडेंशियल जो लास्ट हुआ था उसमें $6 बिलियन का एक्सपेंडिचर्स हुए थे, जो कि इस दफ़ा बढ़ने की भी उनकी है कि अब तो बढ़ जाएगी, क्योंकि इस दफ़ा आपने देखा है कि आपने भी मेंशन भी कर रहे थे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन में एलन मस्क हैं या दूसरे हैं, ओपनली अब साइड्स पे चले गए हैं, कोई उधर कोई उधर, तो ये बढ़ जाएगी। तो ये फंड्स क्या रोल प्ले करते हैं अमेरिका के इलेक्शन में, उनके जो नताइज में कुछ क्या, इनमें क्या असर होता है? अच्छा, ये जो कैंपेन लॉज है ना अमेरिका के, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उस पर PhDs होनी चाहिए। एक बात तो ये है कि पढ़ी नहीं, PhD नहीं, 12 PhDs होनी चाहिए, थीसिस लिखे जाने चाहिए, बिकॉज इट हमारे यहाँ है ना एक अमेरिकन सेंटर, इसके अंदर जो वो है एरिया स्टडी सेंटर है कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो मास्टर्स कराते हैं अमेरिकन स्टडीज़ पे, तो उसके ऊपर फोकस हो सकता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आप समझे, वो ये कि अमेरिका के अंदर एक कानून तो नहीं, एक जजमेंट आई थी, उसको कहते हैं सिटीजन्स यूनाइटेड। और उसके अंदर ये है कि आपने पॉलिटिकल फंडिंग, डार्क मनी हो, ब्लैक मनी हो या वाइट मनी हो, उसको आपने जो है ना फ्री स्पीच डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जब से वो हुआ, उसके बाद से मुख्तलिफ कॉरपोरेशन ने अपने पैसे फेंकना शुरू किया इलेक्शनों के अंदर और कैंडिडेट्स में। यहाँ तो ये आप सिर्फ और सिर्फ जो है मेन कैंडिडेट्स को देख रहे हैं जो प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन अमेरिका की असल पॉलिटिक्स जो होती है वो गवर्नर के लेवल पे होती है, जहाँ पे नहीं एक्चुअल जो होती है सेनेटर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अमेरिका के अंदर हमारे यहाँ जो सेंटर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम यूनिटरी चाहते हैं फेडरल होने के बावजूद, लेकिन अमेरिका के अंदर जो उनकी स्टेट्स है, रियासतें हैं, उनके पास सारी पावर है। और इसीलिए जो फेडरल गवर्नमेंट क्रिएट की गई है बेसिकली उन फंड्स पे बेस करके है जो कि रियासतें पूल इन करती हैं। उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम निकाला है, उसको वो कहते हैं सेनेट। सेनेट के अंदर ये होता है कि 100 मेंबर्स हैं, और वो 100 मेंबर्स जो है उनमें हर रियासत के 2-2 मेंबर हैं, और वो जब तक बिल को साइन ना करें, फंड्स को अप्रूव ना करें, उनकी मेजॉरिटी, उस वक्त तक कोई भी फंडिंग जो सेंटर है उसके पास आ नहीं सकती है। लेकिन खैर, आप सिटीजन यूनाइटेड और उसकी बात कर रहे थे, तो उसके अंदर कैंपेनें, और मैं ये कह रहा था कि गवर्नरों के ऊपर भी पैसे लगाए जाते हैं, फिर सेनेटर जो आपने कहा उनके ऊपर भी लगाए जाते हैं, बहुत सारे पैसे। लास्ट टाइम मैं ये देख रहा था कि 14 बिलियन हुआ था पूरे साइकिल पे। जी बिल्कुल, इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह है कि अब तो बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। बिटकॉइन जो है उसको अब ट्रेस नहीं कर पाते, और एलेक्स जोन्स टाइप के लोग जो हैं उनके ऊपर 20-20 मिलियन डॉलर्स उनको खामखा लोग गिफ्ट करे। अभी देखिए ना, अभी एक और बात भी है कि एलन मस्क ने कहा जी ये साइन करें पिटीशन अमेंडेड 1 और 2, इसमें लकी विनर को हमें 1 मिलियन देंगे। तो इस तरह की बहुत है। तो ये क्या डिसाइडिंग फैक्टर है ये जो फंडिंग? मेरे ख्याल में मीडिया का जो कंट्रोल है वो तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो कैंडिडेट होते हैं, जब वो इश्तिहार अगर नहीं चलाएंगे, अगर वो किताबें नहीं छापेंगे, अगर वो किताबचे नहीं छापेंगे, पोस्टर्स नहीं छापेंगे, तो फिर उनका काम नहीं बनेगा ना, राइट।
तो उसके लिए एक फंडिंग का तरीका तो पहले ही मौजूद है, जो कि पार्टी के अपने पास फंड्स हैं जिससे वो करते हैं। लेकिन उसके बाद डोनेशंस आती हैं, फिर डोनेशंस के बाद पैक्स और सुपर पैक्स आते हैं, पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज और सुपर पैक्स, जिनका काम ये है कि जिनके पास जो है बहुत खतीर रकम होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, और वो जाके कैंडिडेट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके ज़रिए से फिर कैंपेन खरीदी जाती है। उसके बाद जो है मुख्तलिफ वेन्यूज़, ये याद रखें कि अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप सरकारी रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते हैं, और यू कैन गो टू प्लेसेस, तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। आपकी बस जो है वो भी किसी के पैसे पे चलेगी, आपकी कोई और चीज़ जो भी गाड़ी वगैरह है, जो जहाज़ अगर आप बुक करते हैं तो वो भी उनके पैसों पे है। तो उसके लिए डोनेशंस का बहुत बड़ा रोल है। और इस दफ़ा एलॉन मस्क का तो ये है ना जी कि ट्रेडिशनल मीडिया तो वैसे ही आपको पता है कि एक तरह से स्क्यूड है, लेकिन अब जो ट्विटर या सोशल मीडिया के अंदर खासतौर पे एक्स सब कहा जाता है, अब जब से एलॉन मस्क ने उसको ख़रीदा है और उसके बाद उसके अंदर मज़ीद पैसे लगाए हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा सर्कल मौजूद है, और इस वजह से इसका इम्पैक्ट होना लाजमी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अमेजिंगली इतना कुछ कर लिया। यहाँ से सदारती पावर्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता होगा, नहीं किया जाता लेकिन हो जाती है, ठीक है। कोई ना कोई मीडिया का इन्फ्लुएंस, बाकी वाइस प्रेसिडेंट जो ठहरी। दूसरी साइड पे डोनाल्ड ट्रंप के अपने बहुत कुछ करने के बावजूद, डू यू नो कि इस वक्त जो इनके रेस है वो पॉपुलर वोट के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ पे खड़ी है? 48%, 48%, नेक एंड नेक। अब आ गया, आप बात कर लें, या 1% कैमला हैरिस को ज़्यादा है, लेकिन याद रखेंगे जब भी ओपिनियन पोल्स होते हैं उसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर होता है, और वो होता है 3 से 4%। जब आपका फ़र्क 1% हो तो इसका मतलब ये है कि वो मार्जिन ऑफ एरर में आता है, कभी इधर चला जाएगा कभी उधर, तो गलत है। आप बराबर ही समझें दोनों को, राइट। इसी तरह से जो उनकी स्विंग स्टेट्स मैंने बताई, उसके अंदर ज़्यादातर में डोनाल्ड ट्रंप का कहा जा रहा है कि वो आगे चल रहे हैं, राइट। लेकिन उनका मार्जिन कहीं पे 0.2% है, कहीं पे 1% है, कहीं 0.8%। अच्छा, यहाँ एक और चीज़, मैं एक स्टडी देख रहा था, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हुई थी, कि जिन कैंडिडेट्स के यानी कि फंड कलेक्ट करने की ज़रा होती है कैपेसिटी, उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। उन्होंने बड़ी सिस्टमेटिकली करके देखा था जी। इससे जो एक चीज़ क्वेश्चन लोग रेज करते हैं, जैसे आपने कहा पैक आते हैं, सुपर पैक आते हैं, तो लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं कि ना इस तरह तो फिर जो अमीर लोग हैं वो अपनी से बनाते हैं अपने मफादात के लिए, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस पे भी करेंगे तो उसमें कोई गिव एंड टेक होता है। इसके लिहाज से वो ये इस पे एक बात करते हैं कि ना इस तरह तो फिर अमेरिकन के इलेक्शन लॉबीज लड़ती हैं कि जिन्होंने अपना कुछ करवाना होता है वो पैसे देते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है। मेरे ख्याल में ज़्यादा लॉबिंग जो होती है वो प्रेसिडेंशियल लेवल पे नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादा लॉबिंग जो होती है, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो लॉबिंग होती है वो कांग्रेस के लेवल पे होती है। कांग्रेस के अंदर सेनेट और फिर उसके जो हाउस के मेंबर्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उनमें से कानून लिखवाने के लिए लॉबीज बाकायदा फर्म मौजूद है जिनका काम ये है कि अपने फ़लाँ को बोतल पहुँचानी है, फ़लाँ को गाड़ी देनी है, फ़लाँ को कुछ देना है, और उसके बाद उससे ये काम करा रहा है, राइट। और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लॉज हैं, लेकिन फिर भी ये होता है और उसका बहुत इन्फ्लुएंस है। जब सदर की बात आ जाए तो ये आपने तो एलॉन मस्क की बात की ना, याद रखें कि अब बहुत सारे टीयर्स हैं ऑफ बिजनेस ऑल्सो। एक साइड पे आपको बिल गेट्स और एलॉन मस्क टाइप के लोग नजर आएंगे जो बहुत पावरफुल है, लेकिन दरमियान में जो मिड टीयर बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी तो अपना काम निकलवाना है, ठीक है। कसिनोज के ओनर्स, बाकी लोग जो हैं, तो वो सारे के सारे फिर कहीं ना कहीं लॉबी करते हैं। सदर को अगर दिया तो फिर ये हो सकता है कि हमारा जो कमिश्नर है या हमारे फील्ड के ऊपर देखने वाला वो साइड का बंदा है वो हमारी कंसल्टेशन के साथ हो, और इस वजह से कामला हैरिस बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही हैं। आपको पता है उनका ताल्लुक भी आधा तो हिंदुस्तान से है और आधा कैरेबियन से है, लेकिन उनके जो इस वक्त FTC फेडरल ट्रेड कमीशन की हेड हैं उनका नाम है लीना खान। शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब उनके ओरिजिनली उनकी जो रूट्स है UK से होती वहाँ पे उनकी फैमिली सेटल हुई। और लीना खान इज़ जो कहते हैं ना ट्रस्ट बस्टिंग एंटी मोनोपोली वुमन, राइट। उस औरत ने इतना काम कर लिया, यंग वुमन, बट शी हैज़ डन सो मच वर्क कि अब देखें कि ये जो इनहेलर होता है ना, अमेरिका में मोनोपोली लॉस की वजह से मेडिकल कंपनियां क्या कर रही थी, इनहेलर जो कि $14 का या $20 का मिलता होगा फ्रांस में, वो अमेरिका के अंदर जो है $500 का मिल रहा था,
ठीक है। और उसका क्या किया, इनहेलर तो टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, पैटर्न उसके मौजूद हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर जो ढक्कन लगाना था उसकी जो स्ट्रिप थी उसको पेटेंट करा ली, और उसके जरिए वो जो हमारे यहाँ कहते हैं ऊँट के गले में बिल्ली, तो वो वाली कहानी करके और फिर मामले को ले जाया गया। तो अब इसने आके क्रैक डाउन किया और कहा कि मैं इसको ठीक करूंगी। तो एक दिन में वो जो $65 था, यानी कि आप सोच लें कितना ज़्यादा अमाउंट बनता है, वो एक दिन में वो कोई $25 पे आ गया, ठीक है। तो लीना खान की वजह से बहुत ज़्यादा आउट कराया है, बिकॉज शी इज़ एक्चुअली लुकिंग इनटू ऑल द रॉन्ग डूइंग्स दैट वर डन। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट है, और वो है कंपटीशन वर्सेस नेशनल चैंपियंस। नेशनल चैंपियन कौन हो गए? एलन मस्क हो गया, मार्क जकरबर्ग हो गया, जो अमेजन के साहब हैं वो हो गए, राइट, कि ये नेशनल चैंपियंस हैं, दे कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो व्हाई नॉट एक्चुअली कीप ऑन पंपिंग मोर पावर इनटू देम, राइट। और दूसरे कंपटीशन वाले कहते हैं कि मोनोपोली किसी की भी हो तो उसका नुकसान कॉमन मैन को है, और वोटर को है, और कंज्यूमर को है। तो इस वजह से उनको कभी भी मोनोपोली नहीं बनने देना है और उनको क्रैक डाउन करना है। उसकी वजह से लीना खान कोशिश कर रही है, और वो सारे के सारे कहते हैं लीना खान को हटाओ, एंड शी हैज, इसलिए बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा इस वक्त ट्रंप के पीछे भाग रही है। जी मेरे ख्याल में इस वक्त तो बहुत ज्यादा हुआ। उसकी वजह है कि अमेरिका के अंदर भी ना जी बड़ी लूट मची हुई थी। सदर ओबामा के ज़माने में एलन मस्क बैंकरप्ट होने वाले थे, 2008 की बात कर रहा हूँ, और उसके देखते देखते वो 10 बिलियन के मालिक बने, अब दुनिया के रिचेस्ट आदमी हैं, ठीक है। इसी तरह से जो मार्क जकरबर्ग है, उसने तो अपना शुरू ही 7 में किया था, 2007 में, और करते करते वो भी वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल है। तो इन तमाम लोगों को लगता है कि जो डेमोक्रेट्स, और ये याद रखें कि ये बहुत लेजिटिमेट डिबेट है कि आप किस तरह से सिस्टम को चलाएं। क्या आप सिस्टम को के अंदर अमीरों को टैक्स करें ताकि गरीबों के पास बात आए, पैसे मिले और उनके लिए सर्विस हो, या फिर आप अमीरों को टैक्स कर दें ताकि वो जॉब क्रिएशन करें और बिजनेस क्रिएशन करें। और रिपब्लिकन्स का आइडिया ये है कि गवर्नमेंट छोटी होनी चाहिए और रिफॉर्म जो है वो करना चाहिए, और उसके बाद अमीर लोग जो हैं वो जॉब क्रिएट करेंगे, राइट। और जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं नहीं जी, ये जो एलन मस्क है ये तो ₹1 टैक्स नहीं देता, बिकॉज ऑफ द टैक्स, वो जो एग्जाम्पशंस एंड ऑल दैट, तो टेक्नोलॉजी के अंदर आप इन्वेस्ट करें तो आपको एग्जाम्पशंस मिलते हैं। तो डेमोक्रेट्स कहते हैं कि इनको टैक्स करो और उस पैसे से वो जो गुदा निकलेगा उससे फीड करो कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट। बाय द वे मैं देख रहा था जो कि इकोनॉमी के लिबरल इकोनॉमिक मॉडल है, उसकी बेसिक थ्योरीज पे करती थी कि ये सिस्टम विनर एंड लूजर पे क्रिएट करेगा। जो विनर होंगे वो पे करेंगे लूजर्स को। और यही ये डिबेट जो अब डेमोक्रेट की और रिपब्लिकन करते हैं, अब डेमोक्रेट्स वो यही भी है कि विनर जो है वो कंपनसेट करें लूजर्स को बाय टैक्सिंग देम, मगर यहाँ उल्टा हो रहा है। इसमें नाज़रीन हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, उसके बाद फिर बात को हम क्विकली इसको वाइंड अप करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।